कर रहे होते हैं परिवार वाले दोस्त, वो आपको भेजते हैं। तो आपका ये एक्सपेक्टेशन होता है कि जब आप अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे तो एटलीस्ट कुछ डिग्निफाइड लाइफ के लिए जिस तरह की नौकरी की आपकी अपेक्षाएं होती हैं, एक्सपेक्टेशन होती हैं, वो नौकरी आपको मिलेगी। मैं कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा आपके सामने जिसमें कि इस तरह की अपेक्षाएं किसी खास स्टूडेंट के लिए नहीं, किसी खास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, इन जनरल हमारे देश में जो स्टूडेंट्स हैं जो ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस क्यों नहीं मटेरियलाइज हो रहे, ये क्यों इतना बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है कि आज हम एडमिशन लेने के बावजूद ये श्योर नहीं रहता, ये सर्टेनिटी हमारे पास नहीं रहती है कि जब हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो हमें एक ऐसी नौकरी मिलेगी, बहुत अच्छी मतलब लाखों लाखों रुपए महीने वाली ना हो, लेकिन कुछ ऐसी नौकरी हो, या अगर मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ तो एक ऐसी मिडिल क्लास जो ऑर्डिनरी जो हम लाइफ देखते हैं अपने इर्द गिर्द उसको अफोर्ड करने वाली नौकरी हमारे पास भी हो। इसके राह में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। मैं सभी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो हर एक स्टूडेंट के ऊपर लागू होती है। हर यूनिवर्सिटी, हर ब्रांच, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, सोशल साइंस के स्टूडेंट हो या मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हो, वो सबके ऊपर ये बात लागू होती है। और उस लिहाज से मेरी भूमिका बस इतनी होगी कि जब आप इन सवालों से जूझ रहे होंगे पर्सनल लेवल पे कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह के प्लेसमेंट में बैठना चाहिए, या इन जनरली अपने फ्यूचर को लेके जब आप डिसाइड कर रहे होंगे कि क्या करना है आगे लाइफ में, तो अगर ये कुछ बातें पहले से पता हो या मेरे कहने के बाद अगर आप उस पर थोड़ी अपनी भी पढ़ाई करें, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप मेरी सारी बातें मान लें, पर हाँ, उनसे अगर कुछ सवाल आपके निकलते हैं और आप उस पर थोड़ा समय देकर उसको समझना चाहते हैं, तो जब आप वो समझ लेंगे तो हो सकता है अपने जीवन में आप एक इन्फॉर्म चॉइस करेंगे, मतलब एक सोच समझकर जो फैसला होता है करना, तब आप वो करेंगे। उसमें आपकी थोड़ी बहुत मदद करने की मैं कोशिश कर सकता हूँ। सबसे पहली बात कि जब हम नौकरियों की बात करते हैं, प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक पहले होना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आपका पर्चा जो स्टूडेंट फॉर सोसाइटी से निकला है वो मैंने पढ़ा, उसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं, कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिनसे ये पता चलता है, और ये मुझे लगता है कि यहाँ के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि एक तो प्लेसमेंट जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, जो प्लेसमेंट हो रही है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि उसमें आपकी पढ़ाई आपके काम नहीं आ रही है, कुछ और चीज़ें हैं जहाँ आप प्लेस्ड हो रहे हैं, और चूंकि वो आपका कोर डिसिप्लिन नहीं रहा है, कहीं और आप काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं बाकी लोगों की तुलना में जो उस डिसिप्लिन में ट्रेंड है, उसके एवज में जो कोर डिसिप्लिन, कोर ब्रांचेज के जो स्टूडेंट हैं वो थोड़े से नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग वहाँ पे नहीं है। तो ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से हमारे प्लेसमेंट का पैटर्न ऐसा हो गया है? तो जाहिर सी बात है, एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए, चाहे आप किसी भी कोर ब्रांच से हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, या और भी जो ब्रांचेज हो, आपकी नौकरियां या आप जो काम करेंगे वो इस बात पे निर्भर करता है कि हमारे देश का मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम विनिर्माण कहते हैं, जहाँ पे सचमुच कुछ चीज़ें पैदा की जाती हैं खेती को छोड़कर, वो कितनी कितनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, उसके प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, या उसके सर्विसेज की, उसकी जो नॉलेज है उसका वहाँ पे क्या डिमांड है। तो ये जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल सीधे सीधे इस बात से उसका संबंध बैठता है कि हमारे देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना तरक्की कर रहा है, कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, तेज़ी से ग्रो करने के साथ साथ उसका जो स्किल बेस है और उसका जो टेक्नोलॉजी बेस है, या जिसको साइंस बेस कहते हैं, वो उसकी क्या हालत है हमारे देश में, और वो इस बात से तय होता है कि हमारे देश के साइंस और टेक्नोलॉजी के जो इंस्टीट्यूशन हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में कोई तालमेल है या नहीं। हो सकता है तालमेल ना हो, लेकिन तालमेल ना होने के बावजूद नौकरियां फिर भी मिल सकती हैं, और अभी पिछले कुछ समय का हमारा पैटर्न रहा है। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक अगर ये बगैर तालमेल के चलती हैं तो इसमें एक असंतुलन पैदा होता है, इम्बैलेंस पैदा होता है, और उस इम्बैलेंस एक बार पैदा होने के बाद फिर
दोनों जगह गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती है। आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक तरह की गड़बड़ियाँ पैदा शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपको लगेगा कि ये काम की चीज़ नहीं है, आप जो पढ़ रहे हैं उससे इंडस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है, जो पढ़ रहे हो आप इरेलेवेंट होता जा रहा है, उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, वो एक तरह का प्रॉब्लम है। दूसरी जगह प्रॉब्लम ये होगा कि वो लार्जर, क्योंकि आपकी एजुकेशन के करिकुलम में या सिलेबस जो बनाया गया है वो किसी खास समय बनाया गया था, एक खास तरह की सामाजिक परिस्थिति और आर्थिक परिस्थिति देश की रहती है, उसके मद्देनजर इन इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड किया गया था। आज जब चीज़ें बदल गई हैं, आपको ये कहा जा रहा है कि अब इसकी कम ज़रूरत है, तो एक बार हमें ये सोचना चाहिए कि ये प्रायोरिटीज़ कैसे बदली हैं, और वो बदली हुई जो प्रायोरिटीज़ हैं, प्राथमिकताएं हैं, वो किसके इंटरेस्ट को सर्व करती है। वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट को सर्व करती हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ के इंटरेस्ट को सर्व करती हैं, वो इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को सर्व करती हैं, वो हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनका इंटरेस्ट सर्व करती हैं। तो एक बार हमें उसके ऊपर भी सोचना चाहिए। पिछले 20 सालों से तकरीबन 20 या उससे ज़्यादा 25 साल कह लें, तो ये कहा जाता है जब से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई हमारे देश में, जब नरसिम्हा राव की सरकार 1991 में चुनाव जीत कर आई थी, मनमोहन सिंह फिनांस मिनिस्टर थे, तब से हमने एक डिसाइसिव, हमारी इकोनॉमी ने, इंडियन इकोनॉमी ने एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया, ये कहते हुए, ये पहले रास्ते पे चलते हुए हमने जिस औद्योगिकरण की, जिस इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की थी और उसको सस्टेन करने की बात की थी, उद्योग धंधों के विकास की बात किया था, रोजगार पैदा करने की बात की थी, वो हो नहीं पा रहा है, वो रास्ता ठीक नहीं था। उस रास्ते को छोड़ के हमें दूसरे रास्ते पे चलना है। ये जो दूसरा रास्ता था, ये शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहें तो जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी कहते हैं, उस रास्ते पे चली, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कैपिटल को, प्राइवेट एंटरप्राइज को स्पेस देने की बात हुई, फ्री मार्केट पॉलिसीज़ लगाई गई और उस रास्ते पे हमने चला। बहुत संक्षेप में, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसकी वजह से शुरू में एक इंडस्ट्रियल रिवाइवल हुआ था जो पहले की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा था, पर वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड था। मतलब वो तकरीबन 92 से लेकर 96 तक, 1992 से लेकर 1996 तक एक स्पर्ट रहा, इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ हुआ है, तेज़ी से ग्रो हुआ था। उसमें ऑन एन एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ 8% से ज़्यादा रहा, तो जिसको बहुत ज़्यादा माना गया, क्योंकि उसके पहले वो 4%, 5%, 6% के मैक्सिमम उसमें जाता था। तो किसी साल अगर 8% और 10 साल, और ये अगर 4 साल तक चला, तो उसको हमने कहा कि एक सिग्निफिकेंट ब्रेक है पीछे से। लेकिन 96 से लेकर, मतलब 97 से लेकर 2003 तक फिर एक इंडस्ट्रियल डिसेलरेशन आता है। जिस रेट ऑफ ग्रोथ से इंडस्ट्रीज बढ़ना शुरू हुई थी, फिर उसमें गिरावट आती है, और एक लंबे समय तक इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पेस थी, जो गति थी, वो बहुत धीरे हो जाती है। 2004 से फिर से एक उछाल आता है। इस बार जो पिछली बार का रेट ऑफ ग्रोथ था, उससे भी थोड़ा ज़्यादा रेट ऑफ ग्रोथ रहता है, पर फिर 2009 तक वो टेपर ऑफ कर जाता है। तो फिर ये 5 साल हमारा एक ग्रोथ होता है, 4-5 साल इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत ग्रोथ होता है, पर फिर वो 2009 में बंद हो जाता है। उसके बाद फिर ये फ्लक्चुएट, उसके बाद अभी तक लग नहीं रहा है कि वो रिवाइव हो रहा है। कभी किसी क्वार्टर में बढ़ता है तो लोग बहुत यूफोरिक हो जाते हैं, अखबारों में छपने लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिवाइवल हो रहा है, पर वो हो नहीं रहा, फिर वो चला जा रहा है। किसी साल सस्टेन तरीके से 2009 के बाद से इंडस्ट्रियल ग्रोथ पिकअप नहीं कर पाया, और आज भी मोर और लेस हालत वही है। पर हमने देखा है कि इसी दौरान जीडीपी का ग्रोथ रेट के बारे में बहुत ही उत्साहजनक खबरें आती रही हैं। कमेंटेटर्स बोलते रहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये ग्रोथ कहाँ हो रहा है? तो जैसा कि आपने अपने पर्चे में भी लिखा है, हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ अगर इन कुछ सालों को छोड़ दें जिसमें थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और फिर वो ख़त्म हो गया, चाहे वो 92 से 96 का फेज रहा हो या फिर 2004 से 8-9 का फेज रहा हो, इसको छोड़ दें तो इसके अलावा किसी भी साल इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर, जो रियल प्रोड्यूस करने वाले सेक्टर हैं, जहाँ कुछ चीज़ों को हम प्रोड्यूस करते हैं, उसमें हमारे साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का बहुत यूज़ हो सकता है। इनको छोड़कर बाकी जो साल हैं जिसमें हम बोलते हैं कि हमने इतनी तरक्की कर ली, आज हम दुनिया के तीसरे शायद सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गए हैं, हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है, या हो सकता है, मतलब ये सारी बात सही भी है, पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ गया है, ये सब कुछ हो गया। पर इन सब चीज़ों के बावजूद इतनी अच्छी चीज़ें, ये हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत अच्छा हुआ है,
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नैगिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं। नैगिंग प्रॉब्लम मतलब वो आपका पीछा नहीं आपसे चिपट गई और आप उनसे अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करें, वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही। उनमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जिनको रियल सोशल डेवलपमेंट का इंडिकेटर हम कहते हैं, कि आप कह लो जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड होती है, जिससे आप मेज़र करने की कोशिश करते हैं। जनरल पब्लिक हेल्थ का जो कंडीशन है, एजुकेशन लेवल है, एजुकेशनल आउटकम्स जो है कि आप जो डिग्री हासिल करते हो उसके आउटकम क्या हो, इन चीज़ों पे, और जो बाकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, न्यूट्रिशनल चीज़ें जिसमें होती हैं कि न्यूट्रिशनल इंटेक कितना बड़ा है लोगों का, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जोड़कर अगर उसको देखा जाए तो उसमें बहुत सारे इंडिकेटर पे इंडिया फिसल कर और नीचे पहुंचा है। और ये हालत है आज देश के करीब अगर 135 देशों का को क्लासिफाई करें तो इंडिया इनमें से ज़्यादातर में नीचे से 50 के देशों में आता है। और साउथ एशिया जिसको हम कहते हैं, जिसमें सारे देश हैं, उसमें सबसे नीचे इंडिया आता है बहुत सारे इंडिकेटर में। पाकिस्तान और बांग्लादेश को हम बहुत गरीब देश, और नेपाल को भी हम बहुत ज़्यादा गरीब देश मानते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर में ये तीनों देश हिंदुस्तान से आगे हैं। तो एक तो ये है, ये एक प्रॉब्लम है जो हमसे चिपट कर बैठी है, जो कहीं नहीं जा रही है। दूसरी, और मुझे लगता है कि ये इससे सीधी जुड़ी हुई समस्या है, वो है आमतौर पे इसको पॉवर्टी और उसमें गरीबी और उसके डिबेट के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसके जड़ में है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम। कि हमने हमारा जीडीपी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इस पूरे दौरान बीच बीच में कम हुआ है क्योंकि उस दौरान मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा नहीं किया, या खेती का जो सेक्टर है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से उसको जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे आया है। पर इन जनरली ग्रोथ रेट का परफॉर्मेंस अगर हम इतने 25 सालों का देखें तो अच्छा रहा है। तो फिर ये क्या हुआ है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रेसिव है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, पर ये प्रॉब्लम्स दूर नहीं हो रही हैं। उसके बाद तब जाकर हम देखते हैं तो पता चलता है कि जो हमारा ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ रेट है इंडिया का, वो बेसिकली सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ है। मतलब सर्विसेज सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, उसका साइज बहुत बढ़ा है जीडीपी के कंपोजिशन के सेंस में। आज के रेट में वो 60% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारे पूरे जीडीपी का। तो ये बेसिकली सर्विसेज सेक्टर में इनकम बढ़ा है, जिसकी वजह से हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट ऊपर गया है, या हम बोलते हैं कि हमारा जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ा है, या पर कैपिटा इनकम हमारा बहुत तेजी से बढ़ा है। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सर्विसेज सेक्टर का है। तो अगर सर्विसेज, आज हम ये देख लेते हैं कि सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है लोग बोलेंगे फिर नौकरियां वहीं हैं, वहीं चलते हैं। क्योंकि हमें जो दिखाया जाता है, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को जो दिखलाया जाता है, वो दिखलाया जाता है पैसा। देखो पैसा कहाँ ज़्यादा बन रहा है, कौन सा सेक्टर है जहाँ सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, कौन सा सेक्टर है जहाँ सबसे ज़्यादा बिजनेस ग्रो कर रहा है और वहाँ कमाई की गुंजाइश सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा कमाई की गुंजाइश सर्विसेज सेक्टर में है, इन जनरल अगर हम बात करें तो। पर अगर हम देखते हैं कि इसी सर्विसेज सेक्टर में, और मैं इसके बारे में और ज़्यादा बात नहीं करूँगा, पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें नोट करनी चाहिए कि आमतौर पे जब किसी देश में आमदनी बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है, तो लोग ये मानते हैं कि वहाँ खुशहाली बढ़ रही है या कुछ बेहतरी तो हो ही रही है। अगर सबका नहीं भला हो रहा है तो बहुत हद तक चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और उसमें रोजगार पैदा करना उसका एक अहम रोल होता है। तो हम ये मान कर चलते हैं कि जब जीडीपी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है तो रोजगार भी बढ़ा होगा। ठीक है, अब हम इसके बरक्स अगर आज हम देखते हैं तो जीडीपी का अगर कॉम्पोजिशन हम देखते हैं तो हमारे देश में जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसका कंट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अब 14% 15% के उसमें आ गया, और तकरीबन इतना ही 14% के आसपास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब कि 70% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आज सर्विसेज सेक्टर में हो रहा है। उसमें सिर्फ सर्विसेज सेक्टर नहीं आएगा, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कंस्ट्रक्शन है जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, उसका एक सिग्निफिकेंट है। पर हाँ 65%, तकरीबन 67% के आसपास, 65-67% के आसपास ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। बाकी में कुछ ऐसे सेक्टर है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन सेक्टर है जिसमें कुछ ग्रोथ हुआ है, जिसमें इनकम ग्रो किया है और एम्प्लॉयमेंट भी ग्रो किया है। तो हम देखते हैं अगर इसी को एक तरफ ये देखें कि ये सेक्टर है जहां ऐसे इनकम जनरेट हुआ है सबसे ज़्यादा सर्विसेज सेक्टर में,
इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में और तकरीबन उतना एग्रीकल्चर में इनकम ग्रो किया है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ की बात करें कि इनमें से किस सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हुआ है, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर पे आते हैं। एग्रीकल्चर में डिक्लाइन हो रहा है, प्रोग्रेसिवली डिक्लाइन हो रहा है, उसका शेयर जीडीपी में कम होता जा रहा है, पर उसका शेयर वर्कफोर्स में उससे भी तेजी से डिक्लाइन हुआ। और ये रिसेंट जो लास्ट एनएसएस के सर्वे आए हैं एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के, उससे निकल के आया है कि अब एग्रीकल्चर में एब्सोल्यूट नंबर में लोगों की कमी हो रही है। ये मतलब अब जितने लोग उसमें काम करते थे या हमारे टोटल वर्कफोर्स का, लेबर फोर्स का जितना हिस्सा उसमें एब्जॉर्ब होता था, अब एग्रीकल्चर उस हालत में नहीं है कि उतने बड़े लेबर फोर्स को एब्जॉर्ब कर सके। तो इसका मतलब वहां से लोग निकले हैं। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब ये हो सकता है कि लोग वहां से निकले हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है या सर्विसेज सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है और वहां पे उनको वहां से ज्यादा बेहतर नौकरियां मिल रही हैं, तो वो निकल सकते हैं। हमारे देश की सच्चाई लेकिन ऐसी नहीं है। अगर हम जाते हैं, आप पंजाब में बैठे हो, पंजाब एग्रीकल्चर के हिसाब से इंडिया का सबसे डेवलप्ड स्टेट माना जाता है एक लंबे समय से, हालांकि पिछले कुछ सालों से यहाँ हालत बहुत खराब है। तो अगर वहाँ जाओगे और लोगों से बात करोगे कि जो लोग यहाँ पे कौन थे जो काम करते थे, जो अब नहीं काम करते हैं, या किनके बच्चे, आप किसी परिवार से आते हो तो आपको काम मिला था लेकिन आपके बच्चे अब एग्रीकल्चर में नहीं काम कर सकते हैं, तो कहाँ जा रहे हैं, तब आप बताएंगे कि ये कोई मतलब इंडस्ट्री का कोई पुल फैक्टर नहीं है कि इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और वहाँ लोग जा रहे हैं। ये एग्रेरियन क्राइसिस जिसको कहा है हमारे देश में कि ये खेती का संकट चल रहा है हमारे देश में, ये उस संकट को बतलाता है कि अब एग्रीकल्चर इतने लोगों को एकोमोडेट किसी भी हालत में नहीं कर सकती। उसकी भी वजह है, कभी बाद में बात करेंगे कि हमारी कृषि नीति कैसे रही है, कृषि के विकास के बारे में क्या क्या सोचा गया, यहाँ के लेबर सरप्लस लेबर के बारे में क्या बात हुई, पर ये मुख्य रूप से ये हुआ कि हमारा खेती का जो सेक्टर है बहुत क्राइसिस में चल रहा है, जिसकी वजह से इसमें जो लोग एब्जॉर्ब हो सकते थे अब वो उस हालत में नहीं है कि एब्जॉर्ब हो पाए। तो ये तो खेती की हालत हुई। इसके बाद बचता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों को हम मिला देते हैं एक समय के लिए, क्योंकि दोनों में कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, एक में कुछ चीज़ें बन रही है, एक में बिल्डिंग और रियल एस्टेट का जो डेवलपमेंट होता है या सड़कें बन रही है, उनको हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ले लेते हैं कि कुछ काम और कुछ रोजगार वहाँ पैदा हो रहे हैं। और ये बात सही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तुलना में कंस्ट्रक्शन में एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ इस दौरान ज़्यादा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग में को भी अगर हम दो भागों में बांट दें, दो तरह के मैन्युफैक्चरिंग, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं, जिसको ऑर्गेनाइज इनऑर्गेनाइज के भी टर्म्स में बात करते हैं। तो जो फॉर्मल सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें एब्सोल्यूट नंबर में एम्प्लॉयमेंट में कमी आई है। शेयर तो उसका कम हुआ ही हुआ है, जो एब्सोल्यूट नंबर है, अगर आप नंबर में जोड़ें कि इतने लाख लोग इसमें काम करते थे, उनकी संख्या में इस लंबे दौर में लगातार कमी आई है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये अपना शेयर मेंटेन भी कर रहा है, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपना शेयर मेंटेन भी कर रहा है, तो ये उस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को जिसको हम इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पे वर्कर्स के कोई कानूनी राइट नहीं होते, वहाँ लेबर लॉ नहीं लागू होता है आमतौर पे इनफॉर्मल सेक्टर को। और ये मानना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे जैसे कुछ एकेडमिशियंस या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का ये मानना है, ये वर्ल्ड बैंक जो जिनको हम स्टैंडर्ड सरकारी रिपोर्टों में कोट करते हैं, सरकारी रिपोर्ट भी ये बात मानती है कि ये नौकरियां इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ी हैं, जिनमें आमतौर पे जॉब सिक्योरिटी और वेज दोनों ही बहुत खराब होती है। जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है और रियल वेज का जो स्टैंडर्ड होता है, लेवल होता है, वो काफ़ी कम होता है। तो जो भी ग्रोथ हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, या अपने इस शेयर को किसी भी तरीके से अगर ये मेंटेन कर पाया है, तो वो इसलिए कि फॉर्मल सेक्टर की, ऑर्गेनाइज सेक्टर की नौकरियां कम हुई हैं और इनफॉर्मल सेक्टर में वो नौकरियां बढ़ी हैं। पर ओवरऑल अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी अपना शेयर बढ़ा नहीं पाया है। उसका शेयर जीडीपी में भी नहीं बढ़ रहा है, उसका शेयर एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं बढ़ रहा है। तो एक किस्म का स्टैग्नेशन, अगर लंबा टाइम पीरियड हम 90 से 91 से लेकर अभी तक का देखें, जब हमें ये सपना दिखाया गया कि अब हमारे यहाँ स्थितियाँ बदल जाएंगी नई इकोनॉमिक पॉलिसी लगाने के बाद, ये उस समय से लेकर तकरीबन अभी तक अगर हम 25 सालों का आंकड़ा हमारे पास है, तो हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी वो एक स्टैग्नेशन बना हुआ है, एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जो बदल नहीं पा रही है एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी और जीडीपी में उसके शेयर के हिसाब से भी। तो रह जाता है अब सर्विसेज सेक्टर। तो हम कहते हैं, अच्छा अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम
सर्विसेज सेक्टर में हो रहा है, तो क्या ये एक ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि ठीक है हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, चाइना हमसे आगे निकल गया है, या शुरू से ही आगे था, निकल नहीं गया, ऐसा नहीं था कि हम कभी चाइना से, एक समय में शायद थे, पर आज के डेट में बहुत लंबे समय से चाइना हमसे बहुत आगे है, तो उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे। पर ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और एक्चुअली यही बात हमें कई एक्सपर्ट्स ने, आजकल हम सरकारें और सब लोग ना एक्सपर्ट्स को कोट करते हैं कि देखो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं तो उनकी बात हमें मान लेनी चाहिए। एक्सपर्ट्स ने कहा कोई बात नहीं, इंडिया में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिवाइवल नहीं भी हो रहा है, सस्टेन नहीं भी हो रहा है, हम सर्विसेज सेक्टर लेड ग्रोथ में जाएंगे। अगर सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, अगर इनकम वहाँ जनरेट हो रही है, नौकरियाँ वहाँ मिल रही हैं तो मिलने दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। हम स्पेशलाइज करेंगे, हम सर्विसेज का एक्सपोर्ट करेंगे, हम सर्विस इंडस्ट्री के रूप में जाने जाएंगे, हमारी इकोनॉमी सर्विस इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी के रूप में जानी जाएंगी, इसमें कोई बुरा नहीं है। आम तौर पे अगर हम सारे देशों का आर्थिक इतिहास देखें, कैसे उन्होंने तरक्की की है, मतलब 200 साल का इतिहास उठाकर देखें, तो एक पैटर्न होता है। ये सारे देश किसी समय में कृषि प्रधान देश हुआ करते थे, इंक्लूडिंग यूएस और यूरोप, वहाँ खेती हुआ करती थी। एक दौर आया इंडस्ट्रियलाइजेशन का जिसमें वहाँ सबसे ज़्यादा ग्रोथ इंडस्ट्रियल सेक्टर का हुआ, तो वो एक लीडिंग सेक्टर हो गया, वो ड्राइवर बन गया। और इकट्ठा होने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये दबाव बनाने की बात है। अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे इन सब पॉलिसीज़ के खिलाफ तो सरकार के ऊपर वो दबाव भी नहीं बन पाएगा। धन्यवाद। जाता है इंडिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने इस ट्रेंड को बाईपास किया है। इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, कभी ऐसा सेक्टर नहीं रहा जिसने इंडिया के जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हो, जिसने इंडिया के वर्कफोर्स का सबसे बड़ा हिस्सा एम्प्लॉय किया। तो अभी तक तो हम ये इंतजार कर रहे थे कि ठीक है अभी हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया, पर हम कुछ करते हैं जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ हमारे देश का, नहीं कर पाए। फिर इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो हमने ये कहा कि चलो अब, अभी तक बहुत लाइसेंस परमिट राज था, ये रिस्ट्रिक्शन था, ब्यूरोक्रेसी थी, लाल फीताशाही थी, इसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता था। प्राइवेट प्लेयर को बहुत ऑफिसर तंग करते थे, सरकारी सिस्टम तंग करता था, तो अब उनको फ्री कर दो तो ग्रोथ हुआ। पर अब 25 साल के बाद हम ये देख रहे हैं कि तब भी ग्रोथ नहीं हुआ, और अब हमें कहा जा रहा है कोई बात नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ तो ना सही, हम सर्विसेज सेक्टर में चले जाएंगे। तो इस सर्विस सेक्टर का क्या कैरेक्टर है जो हमारे ग्रोथ को लीड कर रहा है, एक बार बहुत ठीक से समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमारी नौकरियां तब एक सेंस में इसके ऊपर निर्भर कर रही हैं। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आपने जो आंकड़ा दिया है प्लेसमेंट का, उससे ये बहुत साफ साफ निकल के आ रहा है कि कोर इंजीनियरिंग के सेक्टर, एक तो उनका प्लेसमेंट बाकी लोगों की तुलना में कम हो रहा है, और दूसरा कि उस कोर इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स जो प्लेस्ड हो भी रहे हैं वो कोर इंजीनियरिंग प्रोफेशन में प्लेस नहीं हो रहे हैं, वो भी आईटी और कंप्यूटर और कंसल्टेंसी में जा रहे हैं। इसका मतलब कि नौकरियां तब भी, आप बहुत सक्सेसफुल कैंडिडेट हो, आप बहुत सक्सेसफुल स्टूडेंट हो, आपने अच्छा किया है, आपने प्लेसमेंट भी क्लियर किया है, फिर भी नौकरी आपको आपके कोर इंजीनियरिंग ब्रांच में नहीं मिलेगी, आपको सर्विस सेक्टर में ही मिलेगी। तो फिर हम ये देख लेते हैं कि फिर सर्विसेज सेक्टर के ग्रोथ का चरित्र क्या है, क्या कैरेक्टर है, जिसके ऊपर हमारा फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। हम ये देखना चाहते हैं कि कैसे ये ग्रो कर रहा है, तो हमें एक बार उसके कैरेक्टर को भी समझ लेना चाहिए। एक चीज है जिसको हम एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कहते हैं इकोनॉमिक्स में। वो ये कहता है कि अगर 1% से ग्रो कर रहा है इनकम किसी पर्टिकुलर सेक्टर का, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट कितने % से ग्रो कर रहा है, वो उसका मेजर होता है। तो अगर ये ज़्यादा है तो इसका मतलब उसमें रोजगार ज़्यादा पैदा हो रहा है, अगर वो कम है तो उसमें रोजगार कम पैदा हो रहा है। पिछले करीब 2009-10 के आसपास ओवरऑल हमारे इकॉनमी में जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी थी इकॉनमी भर की, वो तकरीबन मतलब 0.05% के आसपास आ गई थी। मतलब कि अगर मतलब 1% अगर 100 रुपये से आपका, मतलब 100% से अगर आपका जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है, तो आपकी जो नौकरी है वो आधे % से बढ़ रही है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है। जिसके बाद ये सारा, मतलब उस समय तक लोग कहने लगे कि ये ग्रोथ हो रहा है, जॉबलेस ग्रोथ है, ग्रोथ तो हो रहा है पर जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है, नौकरियां नहीं पैदा हो रही है। सर्विसेज सेक्टर के बारे में स्पेसिफिकली अगर हम देखें आज, तो इसकी जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है सर्विस सेक्टर की, वो क्लोज टू जीरो है। जीरो नहीं है, जीरो कभी नहीं हो सकती है, ये मतलब रियल वर्ल्ड में ये कभी पॉसिबल नहीं होगा कि हमेशा जीरो ही हो जाए, पर ये क्लोज टू जीरो है।
मतलब आज की हालत, अगर आज हम प्लेसमेंट सीख कर रहे हैं और हमारे प्लेसमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज सेक्टर में हो रही हैं, तो उस सेक्टर की हालत ये है कि वहाँ इनकम बहुत पैदा हो रहा है, मतलब उसका जीडीपी, उस सेक्टर का जीडीपी बहुत बढ़ रहा है जो आज के उस हिसाब से देखें। पर उस जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ उस सेक्टर में नौकरियां न के बराबर बढ़ रही हैं। ठीक है, तो फिर ये सब क्या हो रहा है, हम कहाँ देखें अपने को। आईटी सेक्टर एक बहुत ही पॉपुलर प्लेसमेंट के उसमें उभरा है पिछले कई सालों से। ठीक है, उसमें भी नौकरी मिले तो कोई बात नहीं, एक स्टूडेंट को एट द एंड ऑफ द डे आप एक नौकरी चाहिए होता है, आप ढूंढ रहे होते हैं। पर आप ध्यान दें कि ये आईटी सेक्टर अपने आप में कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस नहीं करता है जो हमारे काम की हो, डायरेक्टली काम की हो। ये फैसिलिटेट करता है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, प्रोसेसेस होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, या उनके बनाने का जो तरीका होता है उसको फैसिलिटेट करती है। तो इसकी भी ज़रूरत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है, खूब ज़रूरत है। पर अल्टीमेटली इसमें भी काम आपका तब बढ़ेगा जब बाकी चीज़ों की ज़रूरत और उसका डिमांड बढ़ेगा। अगर आज बाकी चीज़ों का रियल, जो जिसको हम कंजम्पशन कहते हैं, रियल कंजम्पशन गुड का डिमांड की मांग बाजार में अगर नहीं बढ़ेगी, तो ऐसे डिराइव्ड सर्विसेज की डिमांड भी एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ेगी। अपने आप में ये भी कुछ डिमांड जनरेट कर सकती है, लेकिन कब तक? जब तक से इसके सर्विसेज के खरीदार अपनी खरीदारी नहीं बढ़ाएंगे, इसमें आपकी नौकरियां नहीं बढ़ेंगी, और उनके खरीदार इसकी खरीद कम करेंगे या नहीं बढ़ाएंगे जब तक से कि वो जो चीज़ें बना रहे हैं उनका डिमांड मार्केट में नहीं बढ़े। तो कहने का ये मतलब कि आखिर में मैं ये जो बात कहना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान में ओवरऑल जो चीज़ें बनाने वाली सेक्टर है, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो या मैन्युफैक्चरिंग का, अगर इन सेक्टर का रिवाइवल नहीं होता है, अगर ये अपने आप में सस्टेन्ड ग्रोथ के प्रोसेस में नहीं जाते हैं, तो ये सर्विसेज सेक्टर लेड ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं हो सकता है। और इसको बहुत सारे अर्थशास्त्री कह सकते हैं, मैं पहला आदमी नहीं हूं जो इसके बारे में कह रहा हूं, और बहुत लंबे समय से कहा जा रहा है। लेकिन चूंकि वजह चाहे कुछ भी हो, सरकार की इसके पीछे मंशा चाहे जो कुछ भी हो, इस बात को एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है कि जब तक से एग्रीकल्चरल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ नहीं होगा, सर्विसेज सेक्टर अपने दम पे इस ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी जो डिमांड है, जो जिसकी वजह से ये ग्रो करता है, वो एक डिराइव्ड डिमांड है। उसके पीछे के डिमांड कुछ और है, अगर वो नहीं बढ़ेगा तो ये भी नहीं बढ़ेगा। अब अगर हम सर्विसेज सेक्टर को थोड़ा डिकम्पोज करके देखें, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ जनरेट हो रहा है, तो 2-3 सेक्टर है। आईटी सेक्टर है, एक कम्युनिकेशन सेक्टर है, ये मोबाइल और ये सारी चीज़ें जो आई हैं उसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ है पिछले करीब 5 साल 8 साल से, बहुत कई गुना उसका जीडीपी ग्रोथ बढ़ा है। इसके अलावा बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर है, जिसको हम फाइनेंस का सेक्टर मानते हैं, उसका ग्रोथ हुआ है। इसके अलावा ट्रेड, होटल और रेस्टोरेंट है, ठीक है, जिसमें कुछ ग्रोथ हुआ है। पर ये उसी क्रम में, घटते हुए क्रम में, सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन, आईटी, और कम्युनिकेशन में ही आईटी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आईटी कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा हुआ सेक्टर है। इसके बाद बैंकिंग और फाइनेंस का जो सेक्टर है वो ग्रो किया है आउटपुट, इनकम जनरेट करने के उसमें, और उसके बाद ये ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट, और उसके साथ साथ आप ट्रांसपोर्टेशन को भी ले सकते हैं, उसमें भी कुछ इनकम जनरेट हुआ है। पर इसमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो बात है, जिस ऑर्डर में इनका इनकम ग्रोथ हुआ है, जैसे सबसे ज़्यादा इनकम कम्युनिकेशन, आईटी कम्युनिकेशन में हुआ है, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में हुआ, फाइनेंस इंश्योरेंस में हुआ है, इसके बाद ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट में हुआ, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में हुआ है। ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्टेशन में रफली एक जैसा इनकम जनरेट। अगर इसके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पैटर्न की बात करें, तो जो भी सर्विसेज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हुआ है, थोड़ा सा, बहुत कम, जैसा मैंने बताया, उसकी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी अब बहुत कम हुई है, लगभग जीरो है। पर अभी से कुछ साल पहले तक जब बिल्कुल जीरो नहीं थी, क्लोज टू जीरो नहीं थी, कुछ होता था, इसके ठीक रिवर्स ऑर्डर में हुआ है। सर्विसेज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट हो रहा है तो वो ज़्यादा हो रहा है ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्टेशन में, उसके बाद थोड़ा सा हो रहा है बैंकिंग में, और सबसे कम हो रहा है
कम्युनिकेशन और आईटी में जहां सबसे ज्यादा इनकम हो रहा है। तो इसका मतलब कि अगर डिमांड का पैटर्न और इकोनॉमिक ग्रोथ का यही पैटर्न बना रहा, तो जो सेक्टर हमें लीड कर रहा है, एक तो अगर 3 बड़े सेक्टर की बात करें तो इसमें सर्विसेज सेक्टर लीड कर रहा है, तो बाकी सेक्टर की तुलना में सर्विसेज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है। अगर हम सर्विसेज सेक्टर के विदिन जो उसके सब सेक्टर्स हैं उनकी बात करें तो उसमें जहां सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रहा है वहां पे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रहा है। और ये उसी पैटर्न का नतीजा है कि आज सर्विसेज सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्लोज टू 0 हो गई है। मतलब वहां पे इनकम ग्रोथ होगा पर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं होगा, तकरीबन नहीं के बराबर होगा। तो एक बार हमें जब हम ये सोचते हैं कि प्लेसमेंट कहाँ और कैसे, तो इस कॉन्टेक्स्ट को, ये जो बड़ा पिक्चर है हमारे देश के पॉलिटिकल इकोनॉमी का, इसको हमें थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि हम 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए नहीं डिसाइड करते। आमतौर पे हमारे पूरे जीवन का एक हमारे सामने खाका होता है कि 5 साल के बाद मैं ये करूँगा, एक फ्लैट खरीदूंगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, लाइफ ये होगा। तो वो एक लंबा होता है। तो मुझे लगता है कि उसमें इन चीज़ों के बारे में सोचना और इसके बारे में प्लान करना उतना ही जरूरी है जितना कि हम बाकी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। क्योंकि इससे हमारी लाइवलीहुड, इससे हमारा ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, नौकरी और नौकरी का कंडीशन, हमारे आगे का फ्यूचर डायरेक्टली प्रभावित होता है। जब ऐसा लग सकता है आप लोगों को कि मैं बहुत ही एक ग्रीम और बहुत ही एक पेसिमिस्टिक पिक्चर पेंट कर रहा हूँ, तो और खासकर तब जब हमारे मोदी साहब ने स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसी चीज़ें अनाउंस की हुई हैं, तो फिर हम उसको कैसे देखते हैं। एक तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि ये जो स्टार्टअप इंडिया है और स्किल इंडिया है, एक्चुअली हमारे इस डेवलपमेंटल पैटर्न के फेलियर को एक्सेप्ट करता है कि हम इस तरीके से नौकरी पैदा नहीं कर सकते। और अब सरकार के पास कोई बहाना नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, कोई योजना नहीं है जिससे कि वो ये कहने की कोशिश करे कि हम इंडस्ट्रियल रिवाइवल करने वाले हैं। वो मेक इन इंडिया था, मेक इन इंडिया की क्या हालत हो रही है, बहुत जोर शोर से इसको लॉन्च किया गया, लेकिन 1 साल के बाद अब मेक इन इंडिया की बात नहीं हो रही है। अब ये बोल रहे हैं कि मेक इन इंडिया भी तभी काम करेगा जब ये स्टार्टअप इंडिया काम करेगा, मेक इन इंडिया तब काम करेगा जब ये स्किल इंडिया काम करेगा। तो इसका मतलब अपने आप में मेक इन इंडिया कोई एक ऐसी चीज नहीं थी जिससे कि इंडस्ट्रियल रिवाइवल हो सकता था। और आज ये तकरीबन सरकार ये बात मान चुकी है, हालांकि वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन ये दिखाना कि अब हम इस तरीके से जॉब क्रिएट नहीं कर सकते हैं या हमारा ग्रोथ नहीं हो सकता है, एक तरीके से ये माना जा चुका है। तो अगर ये फेलियर है तो अल्टरनेटिव क्या है? जाहिर सी बात है सरकार ये कहने की कोशिश करती है और स्टूडेंट को इस उम्र में ये बहुत अपील करता है कि सरकार कहती है कि अरे आप नौकरी क्यों ढूंढते हो, आपके पास ग्रेट आइडियाज़ है। और है, हम मानते हैं कि है हमारे पास ग्रेट आइडियाज़, हमें जगह नहीं मिलती है, इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर डिस्करेज कर देते हैं कि अरे ये क्या ज़्यादा जो कहा जा रहा है कोर्स करो, ये इधर उधर क्या सोचते हो। बाहर निकलते हैं तो जो एम्प्लॉयर रहता है वो बोलते हैं जो मैंने काम दिया वो चुपचाप करो, अपने बारे में क्या सोचते हो। तो एक फ्रस्ट्रेशन तो होता है यंग माइंड का कि भाई मेरे पास आइडिया है तो एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट करने दो, मैं कुछ अच्छा ही करना चाहता हूँ। तो फ्रस्ट्रेशन है, मुझे लगता है कि ये उस फ्रस्ट्रेशन को कैपिटलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आप नौकरी क्यों करना चाहते हो, आप एम्प्लॉय क्यों बनना चाहते हो, आप एम्प्लॉयर बनो, आप एंटरप्रेन्योर बनो, आप नौकरी क्यों करते हो, आप किसी का ऑर्डर क्यों सुनते हो कि आप अपना काम शुरू करो। ये अपना काम शुरू करने का तो फिर मुझे लगा कि चलो अच्छी बात है, हो सकती है कि ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो। मैंने थोड़ा उनका स्कीम और एक्शन प्लान आप देख सकते, उनका एक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है स्टार्टअप इंडिया का। स्किल इंडिया के बारे में मैं इसलिए नहीं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कि वो स्किल इंडिया जो है वो लार्जली किसी इंजीनियर और प्रोफेशनल के लिए नहीं है, वो अनस्किल्ड वर्कर के लिए है। तो आपके काम की चीज़ नहीं है वो। बेसिकली वो ये मान चुके हैं कि ज़्यादातर ग्रोथ इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो रहे हैं, जिसमें वेजेस नहीं है, इनसिक्योरिटी है। वैसे लोगों की हालत थोड़ा सुधारने के लिए उनको थोड़ा सा कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग दे दो, ये उनके लिए, इंजीनियर्स के लिए नहीं है। तो मैं उसके बारे में अभी यहाँ पे बात नहीं करना चाहता हूँ। पर हाँ, स्टार्टअप को लेके बहुत ज़्यादा यूफोरिया बना हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट भी इसके बारे में सोच रहे हैं कि हाँ स्टार्टअप इंडिया में कुछ हो सकता है, क्या करना चाहिए। आप एक बार जाओ उनका वेबसाइट देखो, एक एक्शन प्लान है उसमें डिटेल, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं पर बेसिक स्ट्रक्चर कुछ मेंशन किया हुआ है। एक तो ये कि ये स्टार्टअप इंडिया के बारे में मैं बहुत संक्षेप में 5 मिनट में ये बाद में हम डिस्कशन के दौरान और कुछ बात कर सकते हैं कि हमारे देश में 90 के पहले भी एक सिस्टम हुआ करता था
जिसको कि हम बोलते थे कि स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की पॉलिसी, क्योंकि और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि तब भी ये कहा जाता था कि जो टिपिकल इंडस्ट्रियलाइजेशन है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे वो विकास करते हैं, लेकिन उससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो सॉल्व नहीं होगी। उसको सॉल्व करने के लिए जो मीडियम स्मॉल लेवल के जो एंटरप्राइज है उनको हमें सपोर्ट करना होगा, उनके इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना होगा, उनके इकोनॉमिक वायबिलिटी को बढ़ाना होगा, जिसकी वजह से हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि अब 30 साल के बाद हम एक पूरा चक्कर काट के फिर वहीं पहुंच गए हैं। आज ये बात इसीलिए हो रही है कि जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है हमारे डेवलपमेंटल पैटर्न का, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ का, कि वो जॉबलेस ग्रोथ प्रोड्यूस कर रहा है। ये ग्रो तो बहुत कर रहा है, तब ग्रोथ भी नहीं होता था, तब ग्रोथ 3% 4% के रेट पे चलता था तो खराब था। आज ये इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत प्रोड्यूस कर रहा है, 8% 9% जीडीपी ग्रोथ हमारा हो रहा है, लेकिन नौकरियां पहले से भी कम पैदा कर रहा है। तो फिर इस चीज को सॉल्व करने के लिए इसके आंसर के रूप में स्टार्टअप इंडिया को लाया गया। तो एक बार की मतलब हमारा दिमाग थोड़ा ऐसे ही चलता है, हम इकोनॉमिस्ट लोग हैं, तुरंत कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि भाई आप अभी ये बात कर रहे हो, आज से 30 साल पहले भी ऐसी ही कुछ बात कही गई थी, तब क्या था और क्या फ़र्क है। तो तब कहा गया कि उनका एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, सरकार उनको सस्ते में क्रेडिट अवेलेबल कराएगी, बहुत लो इंटरेस्ट पे क्रेडिट अवेलेबल कराएगी, प्रोडक्ट रिजर्वेशन होगा कि ये प्रोडक्ट बड़ी इंडस्ट्रीज पैदा नहीं करेंगी, ये छोटी इंडस्ट्री ही पैदा करेंगी, तो उनका एक कैप्टिव मार्केट रहेगा जहां वो अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं, जहां उनको बड़ी इंडस्ट्री के साथ कॉम्पीट नहीं करना पड़ेगा, तो प्रोटेक्टेड रहेंगे और ग्रो करेंगे। इसके अलावा उसके मार्केटिंग में सरकार उनको मदद करेगी, उनके मार्केटिंग के लिए कोऑपरेटिव बनाना या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म खड़ा करना ताकि उनकी मार्केटिंग आसान हो, क्योंकि छोटे प्रोड्यूसर्स बहुत बड़े लेवल पे खुद नेटवर्किंग नहीं कर सकते हैं, मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की एक बड़ा फ्रेमवर्क हुआ करता था इंस्टीट्यूशंस का, जिसमें स्मॉल और मार्जिनल ये मीडियम जो एंटरप्राइजेज होते थे उनको इनकरेज किया गया। 1991 के बाद धीरे धीरे उसको डिसमेंटल कर दिया गया। आज हम फिर वैसी ही बात कर रहे हैं। आज अगर आप स्टार्टअप की बात करें तो एक डिफिनीशन है स्टार्टअप ये है कि किसको स्टार्टअप माना जाएगा, तो आप एक कोई भी बिजनेस है, बिजनेस वो प्रोडक्शन के भी एरिया में भी हो सकता है, सर्विसेज के भी एरिया में हो सकता है, लेकिन वही जिसके कॉमर्शियलाइजेशन की गुंजाइश हो। अगर आपके आइडिया में कॉमर्शियलाइजेशन की गुंजाइश नहीं हो तो सरकार उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी स्टार्टअप के रूप में। दूसरा कि उस 5 साल तक शुरू करने से लेकर 5 साल तक इंक्यूबेशन पीरियड बोला गया, उसके दौरान ही आपको स्टार्टअप के रूप में जो सरकार सपोर्ट करने की बात करिए करेगी। इस 5 सालों में किसी भी साल आपका टर्नओवर 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है छोटा इंटरप्राइज और उसको लेके ये सब बात हो रही है। तीसरा कि अभी सारे मिनिस्ट्रीज़ को, जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या इंस्टीट्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या सरकार के अंदर, उनको ये एक डायरेक्शन भेजा गया है कि आपकी जो टोटल खरीद होती है, जो आप अपने रोज के कामकाज के लिए खरीद करते हैं, उसका 20% आप ऐसे लोगों से, वो ऑलरेडी है एक सिस्टम जिसमें बोला गया कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज से खरीदना है, तो उसमें कहा जा रहा है कि आप स्टार्टअप का भी एक शेयर बना के कि स्टार्टअप को मदद करने के लिए उनसे ये चीज़ें प्रोक्योर करो। और स्टार्टअप के लिए ये एक नॉर्म होता है सरकारी खरीद में कि आपका कुछ प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मेरा कोई इंटरप्राइज है, मैं कुछ प्रोड्यूस करता हूँ, मैं किसी मिनिस्ट्री को अप्रोच करता हूँ कि आप मेरे से सामान खरीदो, तो मिनिस्ट्री मेरे से पूछती है कि आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आप कितने सालों से बना रहे हो, ये सब। तो इसको सरकार बोलती है कि हम वेव कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं होगी, अगर आप सेटिस्फाइड हैं, आप प्रोडक्ट देख रहे हो तो आप खरीद सकते हो, ऐसा चलेगा। और तीसरी पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है फंड की, कि पहले एक सरकारी सिस्टम हुआ करता था इसको सपोर्ट करने का, कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है वो, या जो डेवलपमेंट बैंक है वो, या और जो दूसरे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते थे, गवर्नमेंट रेगुलेटेड, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, गवर्नमेंट रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस होते थे, वो ऐसे चीज़ों को सपोर्ट करते थे। इस मामले में एक फ़र्क आया है। और पहले सरकार लाइसेंस देती थी कि आप ये चीज़ प्रोड्यूस करते हो, लाइसेंसिंग सिस्टम चलता था, प्रोड्यूस करते। आज मुझे नहीं लगता कि एक फ्रेमवर्क में अगर इन सब चीज़ों को आप उसके फेस पे देखो तो कोई फ़र्क है। सरकार आज भी उसको रिजर्व कर रही है स्टार्टअप के नाम पे, इतना आप खरीदोगे।
दूसरा कि जो सरकारी खरीद होती थी या जो रेगुलेशंस होते थे वो एक जैसा है। इसमें एक लिस्ट है, दो तरह के लिस्ट है। एक जिनको ऑफिशियली सरकार रिकॉग्नाइज करेगी इंक्यूबेटिंग एजेंसीज की तरह, वो इंक्यूबेटिंग एजेंसीज आपको सपोर्ट करेंगी आपके स्टार्टअप में, ठीक है, और वो सारी प्राइवेट है, ठीक है। इसके अलावा फंड है, एक कंसोलिडेटेड फंड है, और ये कंसोलिडेटेड फंड कई छोटे छोटे फंड को मिला के बनाया गया है, और उस फंड को प्रोवाइड करने वाले भी सारे प्राइवेट एंटिटीज हैं जो अपना पैसा इसमें लगा रहे हैं। तो और ये एक प्राइवेट कॉरपोरेशन की तरह ही काम करेगी। जब आपको पैसा चाहिए होगा तो उसमें आपको रहेगा कि इस फंड से सिर्फ स्टार्टअप को फाइनेंस करना है, उस सेंस में आपको पैसे की जो मदद चाहिए वो मिल जाएगी। लेकिन इसमें ये कहीं नहीं है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका लगने वाला है वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से नीचे लगने वाला है, या उसमें आपका वेवर हो जाएगा, लोन वेवर हो जाएगा। जाहिर सी बात है इसमें पैसा लगाने वाले प्राइवेट लोग हैं, आप प्राइवेट लोगों के ऊपर ये कंडीशन नहीं लगा सकते। दूसरा, अब ये जो लाइसेंसिंग है, जब आप जाएंगे कि मुझे आप सपोर्ट करो फंड के लिए, उसके पहले आपको एक सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी। वो सर्टिफिकेशन आपको जो इंक्यूबेटिंग एजेंसीज हैं उनमें से किसी एक के पास जाना होगा जो आपको सर्टिफिकेट मुहैया कराएंगे, और वो सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उसमें कोई भी सरकारी एजेंसी नहीं, ठीक है। जाहिर सी बात है, तो इसमें जो फर्क है पहले से वो सिर्फ इतना ही है कि पहले ये लाइसेंसिंग और फंडिंग सरकारी होती थी, आज ये लाइसेंसिंग और फंडिंग प्राइवेट होने वाली है। जो प्रॉब्लम लाइसेंसिंग की इसके पहले थी वो प्रॉब्लम लाइसेंसिंग की इसमें भी रहेगी, फंडिंग की प्रॉब्लम इसमें भी रहेगी, सिर्फ बजाय इसके कि अब वो पहले वो कंट्रोल सरकार करती थी जिसको बहुत इनएफिशिएंट, और उसमें जो करप्शन होता था वो जो ब्यूरोक्रेट और नेता लोग हैं हम उनको गाली देते थे कि वो खाते हैं। अब ये सारा करप्शन इंटरनलाइज हो जाएगा, ये सारा प्राइवेट सेक्टर के पास जाएगा। आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। मतलब जैसे अब पिछले 2 सालों में अगर आप देखें कि कितने स्कीम अनाउंस हुए हैं, तो बहुत बड़े बड़े जुलूस के साथ बहुत बड़ी बड़ी स्कीम अनाउंस होती है, और 6 महीने के बाद फिर उसका कोई नाम लेने वाला रहता नहीं है। आज कोई नहीं पूछ रहा स्वच्छ भारत का क्या हुआ या फिर इसका क्या हुआ। मेक इन इंडिया भी धीरे धीरे पीछे चला गया। अब स्टार्टअप इंडिया है, 6 महीने बाद स्टार्टअप इंडिया की जगह कोई और इंडिया, स्टैंड अप, लाइट डाउन इंडिया, पता नहीं क्या क्या आता रहेगा और आप उसमें उलझे रहो। मैं ये पूछता हूँ कि जब आप अपने बारे में सोचते हो, और ये सही है, एक स्टूडेंट के लिए बहुत मैटर करता है, तो आपको लगता है कि इसमें कोई होप है। मैं भी मानता हूँ कि इसमें होप है, हमेशा दिखेगा। एक सिस्टम है, हमारा सिस्टम परफेक्ट नहीं है, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या सर्विसेज सेक्टर की बात करें, इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, ये हमें मान लेनी चाहिए, ठीक है। उस इम्प्रूवमेंट को, लेकिन इसके इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश इस सिस्टम के दायरे के भीतर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज हमारे देश में अगर इनकम इन जनरल लोगों का नहीं बढ़ रहा है, बहुत बड़े तबके का नहीं बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारे डिमांड की बेसिस पे नहीं हो सकता है। तो ठीक है, उसका एक दूसरा बेसिस भी है, और वो बेसिस है वर्ल्ड डिमांड का। अगर हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं हमारे चीज़ों का डिमांड दुनिया में अगर और कहीं है तो फिर हम कर सकते हैं और हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है। पर क्या आज ये हालत है? चाइना ने वर्चुअली दुनिया के हर देश को पछाड़ दिया है, उससे आप टक्कर नहीं ले सकते हो। आज सब ये कह रहे हैं कि चाइना का स्लो डाउन हो गया और इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है, और इसीलिए हमें मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब करके उसको कैप्चर कर लेना है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा झूठ है। झूठ इसलिए है कि चाइना का स्लो डाउन इसलिए नहीं हुआ है कि उसके पास स्किल्ड लेबर की कमी हो गई है। चाइना का स्लो डाउन इसलिए नहीं हुआ है कि उसके पास पैसे की कमी हो गई है। चाइना का स्लो डाउन इसलिए नहीं हुआ है कि वहाँ लेबर लॉ अचानक बहुत रिजिड हो गए। चाइना का स्लो डाउन इसलिए हुआ है कि जिन देशों को वो बेचा करता था आज उनका इनकम स्टैग्नेट कर रहा है, और अगर उनका इनकम स्टैग्नेट कर रहा है और उसकी वजह से चाइना का स्लो डाउन हुआ है, तो आप जो चाइना से हर मामले में बहुत नीचे स्टैंड करते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी के लेवल पे जितना खर्चा चाइना करता है, जितना सपोर्ट वहाँ के इंस्टीट्यूशंस को, उतना सपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट नहीं करती है। अभी इस बजट में पता नहीं आपने देखा होगा कि हायर एजुकेशन जो हमारे, अगर हम इसकी बात करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, जहाँ पे हम वर्ल्ड के साथ कंपटीशन करना चाहते हैं, तो हायर एजुकेशन मैटर करता है कि हमारे साइंस और रिसर्च के इंस्टीट्यूशन से कितने ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड है, कितना ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। उसका बजट 55% से कम कर दिया गया है।
नॉमिनल टर्म्स में पिछले साल ये बजट 9,300 कुछ करोड़ रुपए हुआ करती थी, जो इस साल घट के 4,200 कुछ करोड़ रुपए हो गई है। आप समझ सकते हैं कि इस साल पता नहीं हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है बचेंगे भी कि नहीं। और वैसी स्थिति में अगर ये कोई क्लेम करता है कि चाइना का डिक्लाइन इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे लगता है कि ये तो पूरा फ्रॉड है। चाइना का डिक्लाइन इसलिए हुआ है कि वर्ल्ड मार्केट का डिमांड टेपर ऑफ कर गया है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है। और अगर उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आप प्रोड्यूस कर भी लोगे तो आप बेचोगे किसको? आपके अपने मासेस का इनकम का ग्रोथ नहीं हो रहा है क्योंकि उनके पास नौकरियां नहीं है। जो वेलफेयर स्कीम्स आप चलाते थे उसमें लगातार कटौती हो रही है। जो भी एक मिनिमम सपोर्ट सिस्टम होता था जिससे कि लोग एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हैं या जीने की संभावना होती थी, वो लाख करप्शन के बाद से रिडल्ड हो, उसमें जो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता था वो लगातार कम होता जा रहा है। नौकरियां नहीं पैदा हो रही है, जॉबलेस ग्रोथ, आप खुद कह रहे हो कि जॉबलेस ग्रोथ का हमारा पैराडाइम हो गया है। ऐसे में जब आपके देश के भीतर डिमांड जनरेट नहीं हो रहा है, आपके देश के बाहर डिमांड जनरेट नहीं हो रहा है, तो फिर आप स्टार्टअप इंडिया करके बना तो लोगे, प्रोड्यूस, आप कैपेसिटी तो हो सकता है डेवलप कर लो, यंग माइंड के पास बहुत आइडिया होता है, आप बेचोगे किसको? इसी में वो पेटेंट वाला भी एक है बहुत इंपॉर्टेंट, जो बोलते हैं पेटेंट, ये भी एजुकेशन सिस्टम की तरह ही। मैं आपको एक एनालॉजी देना चाहूँगा कि किसी समय जब हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम चलता था, जब हमारा वोकेशनल सिस्टम पे इतना फोकस नहीं होता था, तो उस समय कहा गया हमें कि देखो हम जो पढ़ते हैं वो बहुत बेकार की पढ़ाई होती है, काम नहीं आती, नौकरी इसके बेसिस पे नहीं मिलती, तो हमें वोकेशनल पढ़ाई, जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई करनी चाहिए। तो हमने हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए देश में। दुनिया का सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री, आज मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज हर साल इंडिया एटलीस्ट 10 लाख या 12 लाख इंजीनियर पैदा करता है। हर साल 12 लाख इंजीनियर पैदा करता है हमारा देश। अब तो हम ये नहीं कहते कि हमारी पढ़ाई किसी काम की नहीं है, पर आज अच्छा ये इसमें से सबसे ज़्यादा जब खुले वोकेशनल की ज़रूरत पड़ी तो प्राइवेट प्लेयर्स आए, प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी, उन्होंने हमसे पैसा लिया, अपना फ़ायदा उठाया, और आज हम फिर उसी कंडीशन में पहुंच गए हैं कि डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, नौकरियां नहीं है। आज फिर हमें यह कहा जा रहा है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज हमें फिर एक दूसरा खिलौना दिया जा रहा है, स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के। आपके पास ग्रेट आइडिया है, डेवलप करो, पेटेंट कराओ, क्योंकि पेटेंट कराओगे तो वो आपका होगा, आप उससे पैसे कमा सकते हो। ये पेटेंट करने वाली प्राइवेट कंपनीज हैं। आपके यहाँ प्लेसमेंट में भी मुझे बताया कि बहुत सारी कंपनियां आती हैं, पेटेंट कंपनियां जो पेटेंट रजिस्टर करती हैं, आपको फैसिलिटेट करती है उनके लिए। आज आपको वो कराया जाएगा और आप उनके लिए भी बहुत सारा पैसा खर्च करोगे, वो हमारी जेब से जाएगा, और कल को आपको पेटेंट मिल जाएगा। आप उस पेटेंट का करोगे क्या? जैसे आज आप अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर मार्केट में घूम रहे हो, वैसे कल आप अपना पेटेंट लेकर मार्केट में घूमोगे, क्योंकि डिमांड का रिवाइवल नहीं है। आपके उस आइडिया का को लेने वाला कौन है? बहुत ग्रेट आइडिया होगा और सचमुच अच्छा आइडिया होगा, मैं उसको ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहता, वो एक्चुअली बहुत यूजफुल चीज़ है, पर एक ओपन मार्केट सिस्टम में यूजफुल चीज़ नहीं चलती है। वो चीज़ चलती है जिसके लिए उसको पैसा मिले, और उस पर खर्च करने वाले लोग अगर तैयार नहीं हो तो आपका पेटेंट किसी काम नहीं आए। तो कहने का ये मतलब है कि हमें एक बार इस पूरे सिस्टम के बारे में सोचना चाहिए, इस डेवलपमेंट के पैराडाइम के बारे में सोचना चाहिए, फ्रेमवर्क के बारे में सोचना चाहिए। और अगर हम अपने अनएम्प्लॉयमेंट से या जॉब के इनसिक्योरिटी से परेशान हैं, तो एक बार हमें ये सारे सवाल पूछने चाहिए अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, अपने पॉलिसी मेकर्स के साथ, कि क्या हम इसी तरह की पढ़ाई और इसी तरह के डेवलपमेंट पैराडाइम के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, जहां हम हर 10 साल के बाद एक ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन में जाते हैं जिसमें हजारों नौजवान खुदकुशी करने पे मजबूर होते हैं। आज ये कहा जा रहा है ना कि पैसे की कोई बात नहीं, प्राइवेट है तो क्या हुआ, आप हमसे लोन ले लो। अब सरकार ये नहीं कह रही कि हम पढ़ाएंगे आपको, अब सरकार ये कह रही है कि हम आपको कर्जा देंगे। आप 3 साल तक कर्जा नहीं मांगेंगे, 3 साल के बाद जब आपको नौकरी मिल जाएगी तो आप कर्जा चुकाना। 3 साल में क्या नौकरी मिलने की गुंजाइश है? जब अगर ये हाल है कि हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ जॉबलेस ग्रोथ प्रोड्यूस कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी सर्विसेज सेक्टर की क्लोज टू 0 हो चुकी है, और वही सेक्टर हमें लीड कर रहा है, और अगर हम इसी पैटर्न पे चलते रहे तो 3 साल में क्या 30 साल में हमारा कर्जा नहीं उतरेगा, और एक नहीं हजारों नौजवान खुदकुशी करने पे मजबूर हो। और ये चीज़ें हमारे देश में शुरू हो गई हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है, पर ये चीज़ें अब हमारे देश में हो रही है। यूएस के बारे में हम हमेशा ऐसा सुनते आए हैं,
यूएस में ये मॉडल बहुत दिनों से चल रहा है और वहाँ पे यही होता है कि आपको बताया जाता है कि आपको आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ में आपका सपना है, आप जाओ, हम दे रहे हैं पैसा, आप जाओ पढ़ो। पढ़ने के बाद 1 साल के भीतर आपके ऊपर ऐसा प्रेशर आता है कि आप जो आपका सपना तो गया भाड़ में, आपको जो नौकरी मिलेगी आपको करना है, क्योंकि अगले साल से इंस्टॉलमेंट पे करना है। और अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो पता नहीं कितने साल के लिए आप जेल में जाओगे। अगर आप क्रिमिनल का लाइफ नहीं लीड करना चाहते हो तो आपको चाहे जितनी खराब नौकरी मिले जिसकी आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं हो, आपको वही नौकरी करनी पड़ेगी और आपको अपना कर्ज चुकाना होगा। ऐसे में एक नौजवान जब किसी आइडिया को लेके या अपने क्रिएटिविटी को लेके उत्साहित होता है तो एक बार हमें सोचना चाहिए कि ये जो सिस्टम है और ये जो सॉल्यूशन हमें दिया जा रहा है हमें किस डायरेक्शन में ले जा रहा है। क्या वो सचमुच हमें एक नौजवान के रूप में, एक क्रिएटिव इंडिविजुअल के रूप में हमें वो स्पेस देने के लिए ऐसा किया जा रहा है, या हमें और ज़्यादा डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन और गुलामी की तरफ खींच रहा है कि कल को आपके पास 1000 ग्रेट आइडियाज़ आएंगे, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और रही बात कि आप इस सिस्टम से बाहर जाकर के आपको पैसा नहीं चाहिए, उसमें आपको सरकार सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि आपके आइडिया का कॉमर्शियल पोटेंशियल होना चाहिए। अगर आपके आइडिया का कॉमर्शियल पोटेंशियल नहीं है तो सरकार उसको नहीं सपोर्ट करेगी। अगर आपके यहाँ के 4 नौजवान इंजीनियरिंग के कुछ एक ऐसा सिस्टम लगाते हैं जिससे कि ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी लो स्लम एरिया में या कुछ वैसे एरिया में कुछ इम्प्रूव हो जाए, लीकेज कम हो जाए, लो कॉस्ट वायबिलिटी हो जाए, पर उसका कोई मार्केट नहीं होगा, इस आइडिया को सरकार कभी सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि इसका कोई कॉमर्शियल पोटेंशियल नहीं। तो एक बार हमें बैठकर सोचना चाहिए अपने बारे में कि ये सारा मेहनत हम करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं आगे फ्यूचर के बारे में, अगर सचमुच, मतलब मैं बहुत ही नैरो सेंस में भी कह रहा हूँ, सचमुच हमें नौकरियाँ चाहिए इंडिविजुअल के लिए भी, और एक सस्टेन्ड जिसमें एक सिक्योर लाइफ हो आदमी की, आगे सोचे कि सुरक्षित हो, इनसिक्योरिटी नहीं हो। इनसिक्योरिटी में आप कुछ कर नहीं पाते, ना आपका फैमिली लाइफ अच्छा होता है, ना सोशल लाइफ अच्छा होता है, ना कल्चरल लाइफ अच्छा होता है। आप दिन रात बस किसी भी तरीके से जोड़ तोड़ में लगे रहते हो कि नौकरी बची रहे। अगर आपकी ज़िंदगी इसी में निकल जाएगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी भी इसी में निकल जाएगी, तो ऐसे मुझे नहीं लगता ये इंसान हो। अगर हम उसके लिहाज से भी सोचें तो हमें एक बार इन सारे प्रायोरिटीज़ को क्वेश्चन करना चाहिए कि सरकार ये चीज़ें कर तो रही हैं, हमें बार बार ये कह रही है कि इससे ये फ़ायदा होगा, नौजवानों को मौका मिलेगा, क्या ये सचमुच हमें मौका देने के लिए है या हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए? एम्प्लॉयर बनने के बाद आप तो अपने को एम्प्लॉयर जैसा फील करोगे, आप अपने को वर्कर नहीं फील करोगे। आप भले ही कल अच्छी नौकरी पाते पर किसी के यहाँ नौकरी करते, किसी कंपनी में या सरकार के यहाँ नौकरी करते, तो आपका एक वर्कमैन का जो राइट होता है उसको आप क्लेम करते, चाहे वो आपके प्रोविडेंट फंड को लेके हो, चाहे आपके हेल्थ इंश्योरेंस को लेके हो, चाहे आपके पेंशन को लेके हो। आपको लगता कि हाँ बाकी लोगों की भी वही प्रॉब्लम है, एक साथ आने की गुंजाइश रहती। आज तो आप खुश हो गए एम्प्लॉयर बन के, स्टार्टअप में एंटरप्रेन्योर बन के, इन लेबर लॉज में से कोई भी लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मेरे इंटरेस्ट के खिलाफ है, जबकि आपका अपना आइडिया ही वायबल नहीं है। लेकिन इस बीच होगा ये कि ये पूरा आइडिया, एक परसेप्शन की लेबर लॉज खिलाफ है, देश के प्रगति के, इकोनॉमिक ग्रोथ के खिलाफ है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा। और सरकार की मंशा है कि हमारे ही बीच में इस तरह का डिवीजन हो या हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉई में फंस जाए। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है क्योंकि आज आपका स्टार्टअप है, कल वो रहेगा नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन लेबर लॉज खराब होते हैं, ये आइडिया आपके दिमाग में बुरी तरीके से घर कर जाएगा, जो एक आम उसमें अगर हम काम करते हैं कहीं भी एक एम्प्लॉय में, वो नहीं होता। तो एक बार हमें सोचना चाहिए कि अगर ये सारी चीज़ें, ये इसका एक पॉलिटिकल डायमेंशन था, तो पर मैं इसके बारे में भी बात करना चाहता था कि अगर वायबल नहीं है इकोनॉमिक पॉलिसीज़, उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें आती हैं तो उसके पीछे की मंशा क्या है और हमें आगे क्या करना चाहिए। क्या इन प्रायोरिटीज़ को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर हम अब ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम अपने लिए तो क्या, अपने आने वाली नस्लों के साथ भी बहुत बड़ा इनजस्टिस करेंगे अगर हमने आज इन चीज़ों को रोकने की कोशिश नहीं की और सरकार को फोर्स करने की कोशिश नहीं की कि आप रूल करते हो हमारे ऊपर, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ के लोगों को डिग्निफाइड लाइफ, सोशल लाइफ देने की वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका, आप उनको इंश्योर करोगे। अगर आप नहीं करते हो तो आप लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं हो।
हमें उनके साथ ये सवाल जरूर खड़े करने चाहिए और इकट्ठा होने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये दबाव बनाने की बात है। अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे इन सब पॉलिसीज़ के खिलाफ तो सरकार के ऊपर वो दबाव भी नहीं बन पाएगा। धन्यवाद।